ओके। तो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ये इंडियन स्टडी यूट्यूबर की रिप्रोडक्शन सीरीज का पार्ट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या क्या उस टाइम पे होता है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है किसके अंदर, फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था प्राइमेट्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मंकी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग हो गए। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं, उनके अंदर रॉस्ट्रस साइकिल होता है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। किसके अंदर, प्राइमेट्स के अंदर। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगेन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्के। देखो, पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो कब होता है, प्यूबर्टी में। लड़कियों में जनरली वो प्यूबर्टी के टाइम पे, जब वो मतलब बढ़ रही होती हैं। एक होता है ना कि नॉर्मल, क्या कहते हैं, 12-13 साल की उम्र से वो जब बड़े होने की उम्र में एडोलेसेंट होने वाली होती हैं, एडोलेसेंट हो रही होती हैं, तब उनको ये होता है। एंड इसको बोलते हैं मेनार्की, जब फर्स्ट टाइम होता है। In human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. यानी कि ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो कब रिपीट होता है, एवरेज 28 से 29 डेज के इंटरवल के बाद रिपीट होता है। सो सपोज अगर किसी को हुआ है तो वो 5 डेज, अब वैसे तो पूरा लंबा होता है बट वो रहेगा, फिर 28 to 29 डेज बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी। नाउ उसके बाद लिखा है कि जो एक साइकिल होता है जो वन मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होता है टिल द नेक्स्ट वन, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो, हर एक साइकिल में वन ओवम इज रिलीज्ड, यानी ओव्यूलेशन होता है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बीच में एक बार ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब जो ओवम होता है वो रिलीज होता है, फीमेल गैमेटोफाइट रिलीज होता है, फीमेल गैमेट रिलीज होता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। इस फिगर में नॉर्मली शो किया गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं। अब आपको एक नॉर्मल चीज पहले मैं इसमें समझाती हूँ, फिर मैं आपको नीचे से पढ़ के बताऊंगी कि क्या क्या होता है। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेंसेस दे रखे हैं, मेंसेस। मेंसेस का मतलब पीरियड्स है, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाए इसलिए लिख देती हूँ, ठीक है। अब 1 to 5 डेज दिखा भी रखा है उसने, कि क्या दिखा रखा है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने बताया कि फॉलिकल डेवलप होते हैं, इस टाइम पे फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं। अब देखो, ये जो आ रहा है 9 to 13th फेज, यानी 9 से 13th डे में, दिट्स इज प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज। उसके बाद यहाँ पे फॉलिकुलर और ल्यूटियल के बीच में आप देख रहे हो कि ये जो ब्लू लाइन है और ये जो रेड लाइन है ये ऊपर नीचे हो रही है। ये जो ब्लू लाइन है इट इज शोइंग एस्ट्रोजन एंड दिस रेड लाइन इज शोइंग प्रोजेस्टेरॉन। ओके, लेकिन जब ये ऊपर होगा तो इसका मतलब ये सर्ज हो रहा है, ये बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो अभी वो हम नीचे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें किस टाइम पे बढ़ती हैं। और यहाँ पे आप देखो यूट्राइन इवेंट्स हैं, यहाँ पे हार्मोनल लेवल्स हैं, यहाँ ओवेरियन इवेंट्स की ओवरी और जो ओवम है उससे रिलेटेड सारी चीजें, और ये पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, ठीक है। यहाँ पे FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH इज लुटिनाइजिंग हार्मोन। इनके बीच में, ये बीच में एक बहुत बड़ा सा सर्ज आया है 14th डे पे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और यहाँ पे इसने दिखा दिया ल्यूटियल फेज, दैट इज सेक्रेटरी फेज, एंड देन नेक्स्ट साइकिल बिगिन। ये देखो फर्स्ट देख रहे हो ना, ये फर्स्ट ये वाला है, ठीक है। अब देखो, द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9, हमने देख लिया। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज मतलब जब मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो पीरियड्स में ब्लड फ्लो होता है वो होता है, और कुछ 3 to 5 डेज वो रहता है। डिफर करता है, हर लड़की में अलग अलग होता है, किसी में 3 डेज में हो जाता है, किसी में 5 डेज होता है, किसी में 7 डेज भी चला जाता है, नॉट अ बिग डील। तो ये हर किसी में वेरी करता है। The menstrual flow result due to breakdown of endometrial lining of the uterus। अब देखो क्या होता है, हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ना उसको बोलते हैं
एंडोमेट्रियल लाइनिंग। हर महीने हमारा यूट्रस प्रिपेयर करता है अपने आप को कि अगर इम्प्लांटेशन हो गया, अगर जो एग और जो ओवम और स्पर्म वो मिलके अगर बेबी बनाते हैं, मतलब वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, तो वो लाइनिंग काम आएगी। बट अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुए और वो लाइनिंग पे जाके इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो वो लाइनिंग तो बेकार है, तो उसको उस लाइनिंग की जरूरत नहीं है। तो वो ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है, पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं। अब एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू विजाइना। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब देखो, एक तो लाइनिंग हो गई यूट्रस की, और ब्लड वेसल्स जो बाद में लिक्विड की फॉर्म में विजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। यानी कि menstruation कब होगा, अगर released ovum, जो ovum release हुआ था, वो fertilized नहीं हुआ है। और अगर fertilized हो गया है, यानी कि pregnancy हो गई है, तो menstrual cycle नहीं होगा, मतलब periods नहीं होंगे, क्योंकि वो लेयर काम आ चुकी है। अब वो बाहर थोड़ी आएगी, जो blood vessels हैं, जो endometrial lining है, वो बाहर थोड़ी आएगी, उसका तो यूज हो गया है, क्योंकि उसमें implementation हो गया। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। किसी किसी को, हर किसी को मोस्टली, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, वैसे तो बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते हैं, कई बार बॉडी में और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई बार पीसीओडी हो सकता है, कई बार ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, कमजोरी हो सकती है। बट मोस्टली अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है जिसको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कुछ ऐसा हुआ है, क्वाइटस हुआ है या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई है, और अगले महीने अगर पीरियड्स नहीं होते, तो वो इंडिकेटिव है, वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। However, it may also be, अब देखो वो चीज लिखी है, due to some other underlying causes like stress, पुअर हेल्थ एटसेट्रा। और रीजन भी हो सकते हैं जो ऐसे एकदम फाइनल नहीं मान लेते, बट यस, कई, मतलब ये रीजन होता है जब पीरियड्स नहीं होते एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। अदरवाइज बहुत सारे और भी होते हैं, बट अभी हम नॉर्मल जनरल लेके चल रहे हैं, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। आप देख रहे हो ये वाला फेज जिसमें लिखा है प्रोलिफरेटिव फेज। ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ओवरी के अंदर, वो ग्रो करते हैं और क्या बनाते हैं, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल जो ओवरी के अंदर है, वो ग्रो करके मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। और एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। क्योंकि यहाँ पे जब मेंस्ट्रुएशन हुए थे, हमने पढ़ा कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग बाहर आ गई विजाइना के थ्रू विद अदर ब्लड एंड अदर थिंग्स। लेकिन अब क्या होगा, अब दोबारा से उसको रिपेयर भी तो करना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो होगा वो धीरे धीरे रीजनरेट होगा, दोबारा से ठीक होना शुरू होगा प्रोलिफरेशन के थ्रू। मतलब प्रोलिफरेशन मतलब सेल वगैरह का बढ़ना। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone। और अब एकदम से ये चीज कैसे हो जाएंगे, मतलब क्या चीज ऐसी होगी जो इन चेंजेस में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आप देखो धीरे धीरे, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसे तो एलएच सर्ज भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ भी देख रहे हो, एस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरॉन तो बाद में बढ़ेगा, बट एस्ट्रोजन वगैरह यहाँ पे बढ़ने लग गए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ गया। तो ये चेंजेस किस वजह से हुए, क्योंकि धीरे धीरे जो पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन है उनका लेवल बढ़ रहा है। द सिक्रीशन ऑफ, जस्ट अ मिनट, गोनाडोट्रोफिन्स दैट इज लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता है फॉलिकुलर फेज में एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट। वो ग्रो करता है, एकदम से बढ़ता है, जिसकी वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। और दूसरी चीज, सिक्रीजन होता है एस्ट्रोजन का बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। क्या होता है, सिक्रीशन, किसके थ्रू, जो ग्रोइंग फॉलिकल है उनके थ्रू एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। यहाँ भी अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, देखो ये आपका एस्ट्रोजन इधर है और ये एलएच और एफएसएच है। तो ये जो फॉलिकल जो सेल बढ़ रहे हैं वो एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल। ये जो होता है ना 14th डे,
इस दिन एकदम से क्या होता है, LH एंड FSH दोनों के दोनों एकदम पीक लेवल ले लेते हैं, एकदम बढ़ जाते हैं। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH, बार बार LH का निकलना, रिलीज होना, लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल, जब वो बढ़ जाता है एकदम साइकिल के बीच में, उसे हम बोलते हैं LH सर्ज। वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हैं, टूटना शुरू करते हैं। क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होना शुरू करते हैं, एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, और उसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये LH सर्ज की बात क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेंगे और ओवम निकल के आएगा। ये दिख रहा है, ये आपका ये था, ये धीरे धीरे फॉलिकल ग्रो हुआ और एकदम से ये ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, अब देखो, तो ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। हमने देखा था कि पहले अगर कौन सा था, फॉलिकुलर फेज था, तो उसके बाद कौन सा था, ल्यूटियल फेज था, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका है, टूट चुका है, अब उसमें से ओवम रिलीज हो गया, तो इसमें क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल बचा कुचा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवम निकलने के बाद जो बचा कुचा ग्राफियन फॉलिकल है, उसके पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉर्पस लूटियम में। द कॉर्पस लूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। फिर ये कॉर्पस लूटियम जो होगा, ये क्या सीक्रेट करेगा, बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा, जो कि एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम का ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो लार्ज अमाउंट में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कॉर्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन को, हमने अभी पढ़ा कि कॉर्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाता है, तो यहाँ पे आके आपका प्रोजेस्टेरॉन क्यों बढ़ा, कॉर्पस लूटियम की वजह से बढ़ा। ठीक है, such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। अब जरूरी है एंडोमेट्रियम की, क्योंकि उस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी होनी है तो एंडोमेट्रियम बहुत जरूरी है कि वो ध्यान से वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, मतलब जो जिसमें वो प्रेगनेंसी हो पाए या इम्प्लांटेशन हो पाए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। वही बात है, जब प्रेगनेंसी होती है तो सारे के सारे जो भी चीजें ये हो रही है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये सब रुक जाएंगी, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, उस टाइम कोई मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लूटियम डीजनरेट, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा। जब कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो गया, खराब हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो क्या होगा, फिर से एंडोमेट्रियम खराब हो जाएगा। देखो एक चीज देखो, अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये देखो, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरॉन का, ये कॉर्पस लूटियम है, ये प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन किसको ध्यान देता है, एंडोमेट्रियम का। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम का ध्यान देता है। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस लूटियम खत्म, कॉर्पस लूटियम खत्म, तो ये कम हो जाएगा अपने आप, ये खत्म हो जाएगा, एंडोमेट्रियम खराब होनी फिर हो जाएगी, और जब एंडोमेट्रियम खराब होगी तो विच विल रिजल्ट इन, मैं एक नॉर्मल देसी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, वरना आप लिख सकते हो, थोड़ा राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर ऑफ एज। 50 साल की जब हो जाती है जो वुमेन है, तब क्या होता है, ये रुक जाता है, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्के एंड मेनोपॉज। ये जो मेंस्ट्रुएशन है एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का एक, मतलब कहते हैं ना, इंडिकेटर है। दूसरी चीज, मेनार्के मतलब जब स्टार्ट हुआ, और मेनोपॉज मतलब जब स्टॉप हुआ। तो अच्छे से क्लियर हुआ आप लोगों को, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल, अच्छे से पढ़ा हमने डिटेल में। ठीक है, हमने उसके बाद इसमें पढ़ा क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फेज होते हैं, कौन क्या ज़रूरी होता है, एलएच सर्च पढ़ा, और हमने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसे कॉर्पस लूटियम बढ़ाता है वो पढ़ा। ठीक है, अब एक नई चीज़ ऐड हुई है जो पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है, उसको देख लेते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ध्यान रखना साफ सफाई का। ठीक है, किस टाइम पे, जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन हो रहे होते हैं, बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर बाथ लेना चाहिए, खुद को क्लीन करना चाहिए रेगुलरली। दूसरी चीज़, सैनिटरी नैपकिन, जिसके आप ऐड देखते हो टीवी पे,
वो सब यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कई लोग जो गांव वगैरह में रहते हैं या जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, दे शुड यूज़ क्लीन होममेड पैड्स। उनको बहुत ही अच्छे होममेड पैड्स, साफ सुथरे, मेन चीज़ ये है, यूज़ करने चाहिए। और उसके बाद क्या है, सैनिटरी नैपकिन्स को जो यूज़ करते हैं प्लस जो होममेड पैड्स को यूज़ करते हैं, उनको 4 to 5 आवर्स में उनको चेंज कर लेना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट। Dispose of the used sanitary napkin, properly wrapping it with a used paper। मतलब जब भी उसको फेंकना हो तो ऐसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए। इट कैन, इट्स वेरी अनहाइजेनिक। तो बेस्ट चीज तरीका क्या है कि पेपर में उसको प्रॉपर रैप करके फिर फेंक दो। डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन इन द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट और इन द ओपन एरिया। खुले में, या कुछ लोगों की आदत होती है कि टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं, उन चीज़ों को वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड विद सोप। जब इन सब चीज़ों से डील कर लेते हैं उसके बाद अच्छे से सोप से उसको धोना चाहिए, ठीक है, हाथों को। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट कैन लीड टू मेनी सीरियस डिजीजेस। और ये एक्चुअली है, तो इसलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जाके फाइनली यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है, और कैसे 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज बनती हैं, ठीक है, उन सबको देखेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर अभी ख़त्म हो जाएगा, कुछ पार्ट्स में हमने मेन मेन पार्ट कवर कर लिए हैं। इसके अलावा 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वरना ये सीरीज़ तो चल ही रही है रिप्रोडक्शन वाली। वरना 11th की बायोलॉजी भी देख लीजिए अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ, और कुछ एक लर्न क्विकली वाली सीरीज़ है जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे से पार्ट में चीज़ों को समझाया गया है, उनको भी बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।